बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल के नर्स में। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था वोटिंग की शक्ल में कि आप लोग कौन से पास पेपर पर वीडियो चाहते हो। तो मोस्ट स्टूडेंट ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हवाले से वोट किए थे और कमेंट किए थे कि सर प्लीज़ हमारे साथ ये वीडियो शेयर करें। तो फिर जब मैंने 2021 का पास पेपर शेयर किया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, तो स्टूडेंट ने बहुत लाइक किया और कमेंट भी किए और कहा कि दोबारा हमारे साथ न्यू पेपर को शेयर करें 2017 का। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 2017 के पास पेपर को। और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं सिर्फ आंसर की नहीं बताता, बल्कि जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो और कंसेप्ट देने की ज़रूरत हो तो फिर मैं कंसेप्ट देने की भी कोशिश करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर कुछ MCQs को क्लिक किया है, आंसर की क्लिक किए है लेकिन कुछ नहीं किए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs शेयर करूँ। अगर ना हो सके तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द नर्सिंग प्रोसेस इज यूटिलाइज टू डैश। नर्सिंग प्रोसेस किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है या पर्पस क्या है? ऑप्शन ए, प्रोवाइड अ सिस्टेमिक, ऑर्गेनाइज्ड and comprehensive approach to meeting the needs of the client. Option B, encourage the family to make a decision regarding patient care. Option C, increase the involvement of the healthcare professionals in the decision making. Option D, none of the above. The right option is option A. It provides a systemic, organized and comprehensive approach to the meeting needs of the client. तो ये नर्सिंग प्रोसेस का डेफिनेशन है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इजी MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन नॉन्स टू हैव अ रोल इन द वुंड हीलिंग। कौन सा विटामिन वुंड हीलिंग में रोल प्ले करता है, फंक्शन प्ले करता है? ऑप्शन सी, विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी हैव एस्कॉर्बिक एसिड विच प्ले रोल इन द वुंड हीलिंग। इसके अलावा विटामिन ए भी रोल प्ले करता है, लेकिन जो मेन विटामिन है वो विटामिन सी है। अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव डेटा माइट इंक्लूड डेट। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा डेटा होता है? जब डॉक्टर या नर्स ऑब्जर्व करे पेशेंट में कि ये पेशेंट में ये साइन एंड सिम्टम है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन कलर या लेबोरेटरी टेस्ट या दूसरे वाइटल साइंस, तो ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है। तो यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा है? एन एवोल्वेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। जी हाँ, BP को चेक करना ऑब्जेक्टिव डेटा में आता है। इसके अलावा जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, चेस्ट कंप्लेन या चेस्ट पेन या कंप्लेन ऑफ द डिजीनेस, ये सारे हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, सबकटिनियस रूट इन अप्रोप्रिएट रूट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम सबकटिनियस रूट कौन से मेडिसिन के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो जिसके ज़रिए हम मेडिसिन दे सकते हैं, ऑप्शन डी, इंसुलिन को हम सबकटिनियस रूट के ज़रिए देते हैं। दूसरी जो एंटीबायोटिक है या लेक्सेटिव है या इनीमा है, ये सारे हमारे पास दूसरे रूट्स में हम का इस्तेमाल कर रहे थे इन सारे मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इजी MCQs है। अ पेशेंट आस्क यू विच विटामिन इज बेस्ट फॉर आई साइट, एज अ नर्स योर रिस्पॉन्स मस्ट बी इज डैश। कौन सा विटामिन बेस्ट है आई साइट के लिए? विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 6, गोल सेटिंग अकर ड्यूरिंग विच पेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के कौन से पेज में गोल सेट किए जाते हैं? ऑप्शन बी, प्लानिंग में। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्लेबाइटिस एक्सेप्ट डैश। सारे हमारे पास प्लेबाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स है लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है? पहले तो अपने साथ ये नोट कर ले कि प्लेबाइटिस कैसे कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन को हम प्लेबाइटिस कहते हैं। और कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है? अ पेन और डिस्कम्फर्ट एट द IV इंजर्शन साइड, बिल्कुल ये एक साइन एंड सिम्टम है प्लेबाइटिस का। ऑप्शन बी, एडेमा एंड वार्म एट द IV इंजर्शन साइड, ये भी राइट है। ऑप्शन सी, अ राइट स्टिक एग्जिस्टिंग एट द IV इंजर्शन साइट, ये भी राइट है। ऑप्शन डी, फ्रैंक ब्लीडिंग एट द इंजर्शन साइड। तो फ्रैंक ब्लीडिंग का मतलब होता है कि रेक्टम से ब्लीडिंग का स्टार्ट होना, तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। तो सारे हमारे पास प्लेबाइटिस के साइन एंड सिम्टम है लेकिन फ्रैंक ब्लीडिंग एट द इंजर्शन साइड रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, an infected patient has chills and began shivering, the best nursing intervention is to dash। तो जब कोई पेशेंट चिल्स एंड शेवरिंग करते हैं तो बेस्ट इंटरवेंशन नर्स कौन सा कर सकता है? ऑप्शन ए, अप्लाई आइस कूल स्पंजेस, नो। प्रोवाइड इंक्रीज कूल लिक्विड, नो।
प्रोवाइड एडिशनल बेड क्लॉथ, जी हाँ राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्रोवाइड एडिशनल बेड क्लॉथ, एडिशनल क्लॉथ आप प्रोवाइड करें पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 9, डार्क रेड, ब्लैक और टेरी कलर स्टूल इंडिकेट एंड डैश पेशेंट। ये हमने पिछले पास्ट पेपर में भी सॉल्व किया था और यहाँ पर भी रिवाइज हुआ है कि डार्क रेड या ब्लैक और टेरी, टेरी का मतलब है स्टिकी कलर स्टूल इंडिकेट इन विच इन्फेक्शन अपर जीआई ब्लीडिंग। तो जब पेशेंट को अपर जीआई ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर कलर का स्टूल किस तरह होगा, डार्क रेड, ब्लैक और टेरी कलर्ड। ओके जी, राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 10, in which step of the nursing process would the nurse ask the patient if the medicine she administered relieve his pain or not? तो कौन सी नर्सिंग प्रोसेस के पेज में नर्स पूछ सकता है पेशेंट से कि आपको कुछ रिलीफ मिला या नहीं? ऑप्शन डी, एवॉल्वेशन में। एवॉल्वेशन में हम एवॉल्वेट करते हैं कि पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। राइट ऑप्शन डी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर अ क्लाइंट असेसमेंट द नर्स सस्पेक्ट हाइपोक्सीमिया, दिस इज बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। एक पेशेंट को हाइपोक्सीमिया कंसीडर किया जा रहा है, यानी कि जिसके ब्लड में ऑक्सीजन कम हो, ये किसकी वजह से? ऑप्शन ए रेस्टलेसनेस, ऑप्शन बी ब्रेडेपनिया, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। राइट ऑप्शन इज बी, ब्रेडेपनिया, जिसका मतलब होता है कि जब कोई पेशेंट नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न से कम ऑक्सीजन ले, यानी कि कम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करे, इसको हम ब्रेडेपनिया कहते हैं, जिसकी वजह से हाइपोक्सीमिया डेवलप होता है। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 12, PRN is a term which is used in the administration. The PRN refer as dash. PRN का मतलब होता है ऑप्शन बी, when necessary, और इस तरह भी कह सकते हैं as needed। तो जब किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़े किसी पेशेंट के लिए तो इसको हम PRN कहते हैं या when necessary और as needed कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, nurse Peter is making NCP for his patient. After collection of the data, he knows that all of the following are the subjective data except dash. तो सारे हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा है लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, ब्लू नील्स। ब्लू नील्स जो है, ब्लू नील्स, ये नील्स हमारे पास ऑब्जर्वेबल है, डॉक्टर और नर्स ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। बाकी जो चेस्ट पेन है, एंजाइटी है, हेडेक है, ये सारे हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा में आते हैं। राइट ऑप्शन इज बी, ब्लू नील्स। क्वेश्चन नंबर 14, एन्यूरेसिस इज डिफाइंड एज डैश। एन्यूरेसिस का क्या मतलब है? ऑप्शन सी, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ द यूरिन एट नाइट, जिसको हम बेड वेटिंग भी कहते हैं, यानी कि जब इनवॉलंटरी यूरिन पास हो जाए ड्यूरिंग नाइट, इसको हम एन्यूरेसिस कहते हैं। बाकी जो पस इन द यूरिन है, इसको हम पायूरिया कहते हैं, PYURIA, पायूरिया, यानी कि पस इन द यूरिन। और डिफिकल्टी इन द यूरिन को हम क्या कहते हैं? डिसयूरिया। ये सारे हमारे पास टर्म्स है, अपने साथ नोट कर ले। और एयूरिया कैसे कहते हैं? रिटेंशन ऑफ द यूरिया, एयूरिया, सॉरी एन्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 15, अ पल्स रेट लोअर देन 60 इज डैश, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है होता है जब पल्स रेट 60 से कम हो, और जब 60 से 60 to 100 यानी 100 से ज़्यादा हो, उसको हम टेकीकार्डिया कहते हैं। और टेकेपनिया किसे कहते हैं? जब ब्रीथिंग पैटर्न ज़्यादा हो जाए। और ब्रेडेपनिया कैसे कहते हैं? जब ब्रीथिंग पैटर्न कम हो जाए। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही एमसीक्यूज है। इन इरिवर्सिबल अल्टरेशन इन द बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लीड टू विच टाइप ऑफ द इलनेस। तो कौन से टाइप्स में हमारे पास नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है? ऑप्शन बी, क्रॉनिक इलनेस के केस में बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। राइट ऑप्शन इज बी, क्रॉनिक इलनेस। क्वेश्चन नंबर 17, द इनएबिलिटी ऑफ द एनल स्फिंक्टर टू कंट्रोल द डिस्चार्ज ऑफ द फीसिस इज नोन एज डैश। तो जब हमारे पास एनल स्फिंक्टर इनेबल हो जाए, यानी कि कंट्रोल नहीं कर सकते फीसिस को, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकॉन्टिनेंसी, इनकॉन्टिनेंसी। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस का एग्जाम्पल कौन सा है, यानी कि इरिवर्सिबल है? ऑप्शन ए, अस्थमा। अपने साथ नोट कर ले, अस्थमा इज अ क्रॉनिक इलनेस। क्वेश्चन नंबर 19,
थिनेटोलॉजी इज द नॉमिनल स्टडी ऑफ डैश। ये एमसीक्यूज भी पिछले पास पेपर में रिवाइज हो चुका है, डायरेक्टली एमसीक्यूज रिवाइज हो चुका है कि थिनेटोलॉजी का मतलब क्या होता है। थिनेटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द डेथ एंड डाइंग प्रोसेस। थिनेटोलॉजी इज द नॉमिनल स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट द डेथ एंड डाइंग। अपने साथ नोट कर ले, THANATOLOGY, थिनेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करने से पहले जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें या कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो कौन से पास पेपर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कौन सा पास पेपर डिस्कस करूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। जी, डियर तैयम अली, डियर अफनान, डियर एहसान, डियर इब्राहिम, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमारे पास आगे टोटल 12 एमसीक्यूज रहते हैं इस पार्ट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम फिर 70 तक डिस्कस करने वाले हैं। जी, कमेंट किया तो चलो आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ बीइंग अनहेल्दी टर्म इज डैश। ये भी पिछले पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है कि वो कौन सा टर्म है जिसमें बंदा फील करता है कि मैं अनहेल्दी हूँ या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। ऑप्शन सी, इलनेस में। और डिजीज़ में क्या होता है कि जब उसके ऑर्गन या किसी बॉडी का पार्ट डैमेज हो या रियली उससे कोई डिजीज़ हो तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं। और इलनेस में बंदा फील करता है कि मैं अनहेल्दी हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 20, द डिजीज़ हैविंग प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन एंड ग्रेजुअल साइन एंड सिम्टम इज नॉन एज डैश, क्रॉनिक डिजीज़। हमने क्वेश्चन नंबर 16 में ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये प्रोलॉन्ग और इरिवर्सिबल डिजीज़ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज़। और एक्यूट में क्या होता है, 2 to 7 वीक में जब कोई डिजीज़ ट्रीटेबल होता है तो उसको हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। और क्रॉनिक में जब बहुत प्रोलॉन्ग डिजीज़ हो। क्वेश्चन नंबर 20, बेरेविमेंट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रीफ विच इज़ रिलेटेड टू डैश। ये अपने साथ नोट कर लिए। बेरेविएंट का मतलब होता है लॉस ऑफ द ह्यूमन बीइंग और डेथ। तो जब किसी रिश्तेदार का डेथ हो जाए या किसी अपनों का तो बंदा सैड फील करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बेरेविएंट। बेरेविएंट अपने साथ नोट कर ले, लॉस ऑफ द ह्यूमन बीइंग और डेथ। क्वेश्चन नंबर 23, नर्स इन चार्ज identify a patient response to actual potential health problems during which step of the nursing process। तो नर्स क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि पेशेंट को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है या पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कौन से स्टेप में हम करेंगे। जी, राइट ऑप्शन इज बी, डायग्नोसिस में। हम डायग्नोसिस में डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आगे हो सकता है या अभी पेशेंट कौन से प्रॉब्लम के साथ आया है। तो डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज नोन इज द लेडी ऑफ प्लेइंग इन द नर्सिंग हिस्ट्री। कौन सी फीमेल को हम लेडी ऑफ लेम कहते हैं या लेडी विद लेम कहते हैं। ऑप्शन सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी ऑफ लेम कहते हैं। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर दैट प्रिवेंट द क्रॉस कंटेमिनेशन एंड इन्फेक्शंस। ऑप्शन डी, हैंड वॉशिंग। तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो कि प्रिवेंट करते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन को या इन्फेक्शन को, उसको हम क्या कहते हैं, हैंड वॉशिंग। क्वेश्चन नंबर 26, द बेस्ट मेथड ऑफ द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द क्लाइंट विद COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, कोप्ड। तो कौन सा बेस्ट मेथड है कोप्ड पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करना। राइट ऑप्शन इज ए, कैनोला। कैनोला वो कैनोला नहीं वो वेंस वाला, बल्कि ये हमारे पास नेज़ल कैनोला, नेज़ल में दिया जाता है कैनोला। तो ये हमारे पास बेस्ट मेथड है कोप्ड पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने का। ओके जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, द मेजोरिटी ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन द डैश। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में मोस्टली या मेजोरिटी डाइजेशन होता है। ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। 90% डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिख लिया अपने साथ, तो आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन स्टार्ट। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है। जी, ये तो आप मुझे बता दीजिए। कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पर स्टार्ट होता है, माउथ में। जी, और प्रोटीन का स्टोमक में। जी, अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 29, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड डैश।
बिल्डिंग ब्लॉक या एंड प्रोडक्ट प्रोटीन का क्या है, जब हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करें तो क्या हमें मिलता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रॉन्स नीडेड बाय द बॉडी इन अ वेरी मिनट अमाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बहुत कम हमारे बॉडी को रिक्वायर होते हैं। तो हमारे पास कौन से हैं? ऑप्शन ए पोटाशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। राइट ऑप्शन इज डी सोडियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और भी अपने साथ नोट कर ले, सोडियम, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, जिंक, ये सारे हमारे पास माइक्रो है। दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ, सोडियम, कॉपर, जिंक, क्लोरीन एंड आयरन। इन्होंने यहाँ पर आयरन को भी यहाँ पर क्लिक किया है जो कि गलत है, बल्कि माइक्रो में हमारे पास आयरन भी आता है और सोडियम भी आता है। इसके अलावा मैक्रो हमारे पास कौन कौन से है, इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है नॉक, NOCK, नॉक। एन का मतलब है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, पोटाशियम, और दूसरी जो हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, वो तो वैसे भी हमारे पास मैक्रो है। तो ये सारे हमारे पास मैक्रो है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा आता है? सोडियम। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो को थोड़ा सा स्किप करें, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मास ऑफ द हार्डनेस of the pieces in the rectum recognized by CPH is known as dash। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? जी फीकल इम्पेक्शंस। इसमें क्या होता है कि मास ऑफ द हार्डनेस पीसेस रेक्टम में इस तरह फील होता है कि जैसे कि कोई मास अंदर पड़ा है। फीकल इम्पेक्शंस यानी कि नॉर्मली कंस्टिपेशन होता है जिसमें ब्लॉकेज होता है रेक्टम का, या फीसेस बाहर नहीं आते, तो इसको हम फीकल इन्फेक्शन कहते हैं। ये भी पिछले पास्ट पेपर में रिवाइज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज डैश मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन को हम किस में क्लासिफाई करते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ओके जी, आगे हमारे पास एमसीक्यूज है 33, डैश इज द सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रेक्टम एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स फॉर द पर्पस ऑफ द रिमूविंग पीसेस। तो हम कौन सी टेक्निक के जरिए पीसेस को रिमूव करते हैं? ऑप्शन ए, बी दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में बात की जा रही है यानी कि लिक्विड के बारे में, तो इसलिए हमें इसको एनेमा को हम क्लिक करेंगे, एनेमस को। और सपोजिटरीज ऑप्शन एक कब आता है? जब हार्ड मेडिसिन को हम इंसर्ट करें रेक्टम में। ये भी पिछले पास्ट पेपर में ये दोनों एमसीक्यूज रिवाइज हुए हैं कि सपोजिटरीज का क्या मतलब है और एनेमस का। सपोजिटरीज का मतलब है कि जब हम मेडिसिन इंजेक्ट करें रेक्टम में सॉलिड मेडिसिन के फॉर्म में, और एनेमस का मतलब है कि जब हम सोल्यूशन या लिक्विड को इंसर्ट करें रेक्टम में, ताकि जो कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम हो उसको हम सॉल्व कर सके। जी लास्ट एमसीक्यूज है, लास्ट एमसीक्यूज या सेकंड लास्ट एमसीक्यूज, उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर में इंशाल्लाह हम आगे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, पेनफुल यूरिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पेनफुल यूरिनेशन को हम क्या कहते हैं? डिसयूरिया, डिसयूरिया। और ये जो नॉक्टोरिया का मतलब है नाइट यूरिनेशन को हम कहते हैं कि जब बार बार यूरिनेशन आता है ड्यूरिंग नाइट, इसको हम नॉक्टोरिया कहते हैं। ये भी हमारे पास पिछले पास्ट पेपर में रिवाइज हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ एमसीक्यूज को रटा ना करो, आंसर की क्लिक ना करो, बल्कि समझो। नॉक्टोरिया का मतलब है कि जब ड्यूरिंग नाइट मल्टीपल यूरिनेशन आए। और एन्यूरिया का मतलब है, ये भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, कि जब बिल्कुल यूरिन ना आए, इसको हम एन्यूरिया कहते हैं। और पायूरिया का मतलब होता है कि जब किसी यूरिन में पस आना स्टार्ट हो जाए, पायूरिया। और लास्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 35, पीनियल ग्लैंड सेक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। पीनियल ग्लैंड कौन से हार्मोन को स्टिमुलेट करता है या रिलीज करता है? ये भी पिछले पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है। देखिए मैंने आप लोगों के साथ कितने एमसीक्यूज शेयर किए कि ये सारे हमारे पास हमने ऑलरेडी पिछले दिनों में हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पेपर को डिस्कस किया है, उसमें रिवाइज हुई ये सारे एमसीक्यूज। तो यहाँ पर भी रिवाइज हुई है, वहाँ पर भी रिवाइज हुए थे। तो पीनियल ग्लैंड वहाँ पर भी रिवाइज हुआ था। राइट ऑप्शन इज मेलाटोनिन, राइट ऑप्शन इज डी मेलाटोनिन। तो ये हमारे पास टोटल 30 एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर 36 से प्रोसीड करने वाले हैं, और ये भी इंशाल्लाह आगे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू पार्ट नंबर 1, इसलिए आप लोगों ने ज़रूर पार्ट नंबर 2 को देखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो को यहाँ तक स्टॉप कर लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी, अपनी फैमिली का भी।
अल्लाह हाफिज़।